दोस्तों आदाब, मेरा नाम है तसनीफ़ हैदर। आज अदबी दुनिया के इस नए सिलसिले में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये सिलसिला हमने शुरू किया है वीडियोस का। इससे पहले हम ऑडियोज़ के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ ज़बानों की कहानियाँ सुनाते आए हैं, लेकिन इस सिलसिले की ज़रूरत यूँ महसूस हुई क्योंकि हमें लगा कि सिर्फ़ कहानियाँ आप तक पहुँचा देने से ही अच्छे साहित्य को आप तक पहुँचा देने, अच्छे अदब को आप तक पहुँचा देने का फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाता। हमें ख़ुद भी ऐसी बातें आके आपसे शेयर करनी चाहिए, उन मौज़ूआत पे, उन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए जिन पे आम तौर पर बात नहीं होती। अदब का एक कल्चर पहले हुआ करता था, ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा, ये जहाँ मैं इन दिनों रहता हूँ वहाँ तो बहुत अच्छा कल्चर था। एक वक्त तक उर्दू और हिंदी शायरी का यहाँ बहुत अहम लोग रहा करते थे उनकी, लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि अब पूरा जो एक मंजरनामा बना है ख़ास तौर पर उर्दू शायरी का, वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू गज़ल के आसपास घिर के रह गया है। और उर्दू गज़ल भी बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि वो रिवायती मज़ामीन से जिनमें रिवायती मज़ामीन होते हैं, इसको आप इस तरह से समझिए कि होता क्या है कि हमारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो जब उर्दू शायरी और मुशायरों में जब देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा शायर हिट हो रहे हैं, उनको बहुत तारीफ़ें मिल रही हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि भाई ये एक ऐसा फ़न है जिसको अगर सीख लिया जाए तो इसके ज़रिए शोहरत हासिल हो सकती है। लेकिन शोहरत का जहाँ तक मामला है और जहाँ तक ये है कि भाई गज़ल आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं और उसको सीखने का मामला है, तो मेरी अपनी राय में गज़ल जो है वो बहुत ही आसान सिन्फ़ है। इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। गज़ल में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बहरें हैं जिनका सीखना ज़्यादा वक्त नहीं लेता, उनको तो आप बहुत आसानी से गुनगुना कर भी आप वो बहर तय कर सकते हैं कि भाई शेर बहर में है या नहीं है। बुनियादी तौर पर आपको लफ्ज़ की अगर पहचान है कि लफ्ज़ असल में उर्दू में किस तरह इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है कि वो तो सोहबतों से भी पता चल जाता है। आपके जिस तरह के दोस्त हैं, जिस तरह की महफ़िल में आप उठते बैठते हैं, कुछ साहिब ज़बान लोगों से आप मिल लेते हैं। हालाँकि साहिब ज़बान इस जो इस्तिलाह है, ये जो टर्म है, इस पे भी मेरा एतराज़ है, लेकिन इस पे किसी और दिन हम किसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इस बात पर कि ये जो शायरी है ये एक तरह से एक मिथ है उर्दू शायरी के हवाले से, और शायद ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो शायरी वही है, या उर्दू शायरी में शायरी उसी को समझा जाता है जो कि बहर में हो। इसीलिए जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ज़्यादातर चंद बहरें सीख लेते हैं, छोटी बहरें सीख लेते हैं, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, या फिर वो बहर रमल सीख लेते हैं, फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन फ़ैलुन, इस तरह की कुछ मज़ाहिफ बहरें सीख के और वो उसमें अपना कमाल दिखाने लगते हैं, जो कि उनको लगता है कि उन्होंने कोई वो बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि ये ठीक है, शायरी करना, शेर कहना, ये एक तरह से आपको बहरहाल समाज के दूसरी चीज़ों से कुछ अलग करता है। वो इस तरह से अलग करता है कि आप समाज के घिसे पिटे जो भी कवानीन हैं या जो कानून हैं समाज के, या समाज ने जो पाबंदियां एक इंसान पर जिस तरह से लगाई हैं, उसको जिस तरह से घेर के रखा है, बहुत हद तक शायरी करने वाला शख्स, चाहे वो बहर में मशहूर होने के लिए ही शायरी कर रहा हो, चाहे वो मुशायरे में जाकर शायरी कर रहा हो, वो बहुत हद तक उस तरह के क़ैद-ओ-बंद से निकलने के लिए छटपटाएगा और कोशिश करेगा कि वो वहाँ से बाहर निकले। लेकिन होता क्या है, इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि उर्दू शायरी ख़ास तौर पे अब चूँकि उसकी एक 700 साल की रिवायत है, और जिसे हम अगर और कम करके भी देखें तो तकरीबन 350-400 साल की तो एक रिवायत रही है जिसमें उर्दू शायरी जो है वो लिखी जा रही है। ख़ास तौर पर गज़ल जो है वो 1700 से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई जब वली का दीवान यहाँ 1719 में दिल्ली में आया, और उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारे लोग गज़ल कहने लगे, और उसी वक्त से गज़ल इतनी ज़्यादा मशहूर हुई। और कहा यह जाता है कि जो फ़ारसी के जो मज़ामीन थे, वली ने सबसे पहले उनको हिंदवी ज़बान में इस्तेमाल किया, जिसे आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उनको शोहरत मिली और लोगों को वो तजर्बा अपने आप में, ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आया और लोगों ने हाथों हाथ लिया इसको। उसके बाद फिर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत सारे शायर, जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि उर्दू, एक तरफ उर्दू ज़बान अपने आप में हम जब देख रहे हैं तो उर्दू ज़बान जो है बहैसियत एक ज़बान होने के हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बहुत ज़वाल पज़ीर है, बहुत इन्हितात पज़ीर है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उसका नामो निशान मिट रहा है।
नामो निशान मिटने की जो बात है वो इस वजह से है कि किसी भी ज़बान का मेयार आप इस तरह से तय करते हैं कि उस ज़बान में कितने मैगज़ीन निकलते हैं, उस ज़बान के कितने अखबार हैं, उस ज़बान में कितनी किताबें छपती हैं, उस ज़बान को पढ़ने वाले और उस ज़बान को जानने वाले कितने ज़्यादा मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पे कितने ज़्यादा वो मुस्तहकम में मजबूत हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उर्दू ज़बान जानने वाला जो शख्स है वो ज़्यादातर वही है जो बहुत परेशान है, मफलूकुल हाल है। और जैसा कि साबिर दत्त ने कभी एक शेर कहा था कि उर्दू के अदीबों के लिए कि जो कि सूरत हाल आज भी वही है, और मुझे लगता है शायद आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी यही रही है कि बेघरी का कर्ब, फ़िक्र आबो गंदुम की सज़ा, मैं भी अपने देश में उर्दू के फ़नकारों में हूँ। तो उर्दू के जो फ़नकार हैं आखिर वो इतने ज़्यादा परेशान हाल क्यों होते हैं, उनके साथ क्या परेशानियां होती हैं। और ये क्योंकि उसमें सबसे एक बड़ा मसला ये आता है कि उर्दू का जो शायर है वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि भाई शायरी एक फुल टाइम काम है, और वो अपने आप को उसमें गज़ल कहने में, ख़ासतौर पे गज़ल की वही रिवायतें, वही घिसे पिटे मज़ामीन, जबकि हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि ना सहरा है, ना हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि नहीं हैं। वो जो फ़ारसी से जो चीज़ें आई हैं, मजनू और दुनिया भर की जो दूसरे मज़ामीन अरब से और फ़ारसी से होते हुए आ गए हैं यहाँ पर, उन्हीं मज़ामीन को चूँकि हमारे पुराने क्लासिकल शोरा दोहराते रहे, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, तो बाद में हमारे दूसरे जो शायर आए उन्होंने हालांकि नए मामलात पे लिखा, तरक्की पसंदों ने तो नए मामलात पे लिखा और नई चीज़ों पे लिखा, तब भी उनकी जो उनका जो लफ्ज़ियात थी, जो वोकैबुलरी थी, वो वही रही। उन्होंने कहीं ना कहीं यही कोशिश की कि भाई हम अपनी वोकैबुलरी ना चेंज करें, हालांकि उसी वोकैबुलरी से उन्होंने नए मामलात पर भी चोट की। और चूँकि अब ये दोनों काम हो चुके, अब ये दोनों काम हो चुके थे कि एक तरफ तो क्लासिकल शायरी जो चल रही थी उसमें तो वो सारे मज़ामीन जो इस्तेमाल हुए थे, जो अरबी और फ़ारसी से आए थे, वो सीधे सीधे इस्तेमाल हो रहे थे। फिर बाद में आगे जाके तरक्की पसंदों ने, जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी, उसमें शायरों ने ये काम किया कि उन्हीं मज़ामीन को, उनसे नए मानी पैदा करने का काम किया। अब एक तरफ पुरानी शायरी में वो मज़ामीन दोहराए गए जो फ़ारसी में थे, तो वो काम हो चुका। दूसरे ये हुआ कि आगे जाके ये काम भी हो गया कि भाई उनसे नए मानी पैदा किए जाएं। तो जब ये काम भी हो गया तो अब हमारे पास जदीद जो शायर थे, जो मॉडर्न पोइट्स थे, उनके पास क्या बचा था? तो उन्होंने अलग अलग तरह के तजर्बे किए। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि वो तजर्बों का जो सिलसिला है वो बंद हो गया। उसकी वजह मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं। उसकी वजह ये है कि उर्दू गज़ल में जितनी तजर्बों की गुंजाइश है, जितनी ज़्यादा तजर्बे उसमें हो सकते हैं, तो ज़ाती तौर पे इतना उर्दू गज़ल को जितना मैं जान सका हूँ, उसको जानने की बुनियाद पे मुझे ये लगता है कि वो सारे के सारे तजर्बे तकरीबन हो चुके हैं। तो उनमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपके पास यही रास्ता रह जाता है कि जब आप कोई गज़ल लिखते हैं तो आपके पास जो 300 साल की रिवायत है और 300 साल में जो जिस तरह के मज़ामीन कहे जा चुके हैं, जिस तरह की चीज़ें कही जा चुकी हैं, तो गज़ल का कोई ख़्याल मुझे ऐसा नहीं लगता है जो इतना यूनिक होगा कि जो नया होगा अपने आप में। और वो कहीं ना कहीं पिछले ख़यालों से ही उनका उन रिवायतों का ऐसा असर होगा कि उनका एक अक्स बन के रह जाएगा। इसी वजह से आज की जो गज़ल है वो समाजी तौर पे, उसमें उसका समाजी सरोकार कुछ नहीं है। वो समाजी तौर पे बहुत दूर है, समाजी टॉपिक से बहुत दूर है। वो अपने समाज को नहीं देखती है, अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देखती है, उसको समेटती नहीं है। और उन चीज़ों का ज़िक्र ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में होने वाली उर्दू गज़ल से तो कोसों दूर है। अब आते हैं इस बात पे कि हम जो बात हमने शुरू में की थी कि ये इतनी ज़्यादा शोहरत जो मुशायरे के ज़रिए शायरों को मिल जाती है और बहुत ज़्यादा वो मतलब आम लोगों को पसंद आ जाते हैं और उनकी शोहरत होती है, उसको देख के हमारे नौजवान ये समझते हैं, कई बुज़ुर्ग भी ये समझते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, गाँवों में रहने वाले कई लोग ये समझते हैं कि भाई उर्दू गज़ल तो हमारी शान है और उर्दू गज़ल तो एक बहुत मुश्किल फ़न है। और उर्दू गज़ल ही बाज़ लोग समझते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो उर्दू शायरी नहीं करते, वो सिर्फ़ उर्दू शायरी को सुनना पसंद करते हैं, वो लोग भी। और जो लोग उर्दू शायरी करते हैं, ऐसे कई दोस्त मेरे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका इस पर इसरार रहा है कि भाई बहर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये जो बहर है, ये जो मीटर का मसला है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक आप इस बात को नहीं तोड़ेंगे कि भाई उर्दू शायरी अपने आप में, गज़ल उसका एक हिस्सा है, गज़ल उर्दू शायरी की को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि उर्दू में अच्छी खासी नज़में भी लिखी गई हैं
और उर्दू में नज़्म में इतने इतने तजर्बे भी हुए हैं। ये बात सही है कि आज हमारे पास हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा नाम नहीं हैं उर्दू में नज़्म के, लेकिन हम जब पाकिस्तान में देखते हैं तो जाहिर है कि वहाँ जब उर्दू में नज़्म के जब तजर्बे होने शुरू हुए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तजर्बे हुए। वहाँ बहुत लोगों ने अलग तरह वो इजहार के नए नए ज़रिए ढूंढ रहे थे। उनको उनके लिए गज़ल कभी भी उस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं थी, और तो उन्होंने ये किया कि भाई मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए ढूंढे। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि बहर जो है वो शायरी के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो बहर, अव्वल तो आप ये समझ लीजिए कि बहर बिल्कुल शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये एक तरह से आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, यादगार गालिब पढ़ लीजिए, जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी ये बात लिखी है कि बहर जो है वो शायरी के लिए कोई शर्त नहीं है। इसी तरह आप काशिफुल हक़ाइक़ पढ़ लीजिए इमदाद इमाम असर की, उसमें भी ये बात लिखी है। तो आप जब देखें कि ये पुराने जो हमारे जो शुरू के ही नक्काद थे, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये बात बहुत आसानी से आप पे वाज़ेह कर दी थी कि भाई इस तरह की कोई शर्त नहीं है कि आप शायरी को बहर से जोड़ दें। तो शायरी कभी भी, उस वक्त भी जब कोई तसव्वुर नहीं था नसरी नज़म का उर्दू शायरी में, तब हमारे नक्काद अगर ये बात लिख रहे थे तो ये बात तो बहुत ही क्लियर थी कि भाई शायरी जो है उसका बहर से कोई भी ताल्लुक़ सीधा बराह रास्त नहीं है। शायरी बेबहर भी हो सकती है, बग़ैर बहर के भी शायरी हो सकती है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि आम लोग ये कहते हैं कि भाई वो ख़याल का मजाक उड़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई, जब कई दोस्तों ने ये कहा कि भाई उसको वो इस तरह से पेश करते हैं कि भाई हमें तो ख़याल, जो लोग बेबहर शायरी की वकालत भी करते हैं वो आम तौर पे ये कहते हैं कि भाई हमें तो ख़याल से मतलब है, हम तो देखेंगे कि ख़याल कैसा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ जो कि आम तौर पे नहीं कही जाती है। उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ख़याल बहुत बुनियादी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ख़याल किसी शायरी में, आपको किसी शायरी को जब जांचना है, परखना है, समझना है कि ये शायरी कैसी है, तो उसके लिए अव्वल बात तो ये कि आपकी अपनी तरबियत होना चाहिए। आपने इतना दूसरी ज़बानों की शायरी को भी पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर आप ये फ़ैसला कर पाएँ कि भाई जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट आपके सामने लाया गया है, उसमें से कोई मानी, कोई ऐसा मानी आप निकाल पा रहे हैं जो जिसमें आपको नज़र आए कि हाँ भाई इसमें शायर ने मेहनत की है, और इसमें आपको लगे कि हाँ भाई इससे कुछ ऐसे मानी बरामद हो रहे हैं, ऐसे मानी निकल रहे हैं, ऐसे मीनिंग्स निकल रहे हैं कि जिसको पढ़कर आपकी जो आपका जो जहन है उसको ये महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये कुछ नयापन है इसमें, और ये किसी नए ज़ाविये से कोशिश कर रहा है हमको कुछ नई बात समझाने की और कुछ नया ऐसा दिखाने की, या आमतौर पर नया भी ना दिखाए तो वही बात जिस तरफ हमारा आमतौर पर जहन नहीं जाता, हमारे बिल्कुल आम ज़िंदगी में होने वाले ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता, और उसी तरह की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का काम एक शायर का है। तो इस बात को भी समझिए कि ख़याल से ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि वो किस तरह से उसको लिख रहा है, शायर किस तरह से नज़्म को लिख रहा है, उसकी बुनत कैसी है, नज़्म को वो किस तरह से, जब नज़्म वो अब लिख रहा है तो उसको किस तरह से उसका ढांचा तैयार कर रहा है। तो आप ये देखिए कि उसमें ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो ज़बान, वो फ़ारसी ज़दा ज़बान लिखे, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा, आप नज़्म के शायरों को पढ़िए, ज़ाहिद इमरोज़ को पढ़ लीजिए, मुस्तफ़ा अरबाब को पढ़ लीजिए, ज़ाहिद डार को पढ़ लीजिए, आप अज़रा अब्बास को पढ़ लीजिए। इन लोगों की ज़बानें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान में ये लोग शायरी नहीं करते हैं, बल्कि बहुत आसान ज़बान में शायरी करते हैं। बाज़ औक़ात ज़ीशान साहिल की नज़्में पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत आसान ज़बान में उन्होंने शायरी की है। लेकिन जहाँ तक बात यह कि उस ज़बान से वो अपने तौर पे वो ऐसी ज़बान क्या शायर ने ईजाद की है अपने तौर पे कि भाई उसी ज़बान से वो आपको कुछ ऐसे मानी दे दे, या आपका जहन किसी ऐसी तरफ मोड़ दे कि आपको पढ़कर ये अंदाज़ा हो कि भाई शायर ने आपकी जहनियत को एक नया रुख दिया है, सोचने का, समझने का, चीज़ों को जानने का। तो वो एक फ़न, यहाँ पे ये फ़न है। तो सिर्फ ख़याल से बात पूरी नहीं हो जाती। ख़याल बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसको इतने बुरे तरीक़े से लिखा गया हो कि वो ख़याल जो है वो बिल्कुल मिट जाए, तो वो अपने आप में ही वो ख़याल फ़ना हो जाए, उसका रूप बदल जाए पढ़ने वाले तक पहुँचते पहुँचते, जो लिखा है लिखने वाले ने। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि हमको इन टूल्स को समझने की ज़रूरत है। शायरी के लिए बहर ज़रूरी नहीं है,
लेकिन शायरी के लिए ज़बान जानना बहुत ज़रूरी है, और अपने तौर पर एक नई ज़बान पैदा करना शायर का, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो पुरानी शायरी को पढ़े, उसी रिवायत से ये सीखे कि दूसरे शायरों ने अपने लिए ज़बान कैसे पैदा की। और यहाँ पर एक बात और वाज़ह कर दूँ कि कई दोस्त ऐसा समझते हैं कि शायर जो है, शायरी जो है वो कोई खुदादाद सलाहियत है, यानी कि खुदा ही पैदा करता है शायर। तो ऐसा नहीं होता। शायरी एक फ़न है और शायरी आप सीख सकते हैं। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपसे तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा मकसद ये था कि आपको बताएं कि बेबहर शायरी जो है, अक्सर औक़ात ये होता है कि जब बेबहर शायरी की हम वकालत करते हैं, हम ये कहते हैं कि हाँ भाई शायरी जो है वो बहर में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहर में हो। तो कई ऐसे दोस्त हैं जो बेबहर शायरी करते हैं, ख़राब शायरी करते हैं। बेबहर भी, जैसे बहर में भी ख़राब शायरी होती है, वैसे बेबहर भी ख़राब शायरी होती है। बहर में अच्छी शायरी होती है तो बेबहर भी अच्छी शायरी होती है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि बेबहर लिखा हो आपने, नसरी नज़्म के फॉर्मेट में लिखा हो आपने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ आपने पेश किया है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को, उसके जहन को कहीं ना कहीं कुछ नई बात वो दे, किसी तरह से नई बात उस तक पहुंचाए। और अगर उसमें लिखने वाले का कमाल ये है कि अगर वो ज़बान से कोई ऐसा रंग जमा दे कि भाई पढ़ने वाला उस ज़बान का भी लुत्फ़ ले सके। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी ज़बान हो जो उस शायर की अपनी शनाख्त बन जाए, उसकी आइडेंटिटी बन जाए, उसकी पहचान बन जाए, और उसको पढ़कर आप समझ जाएं कि हाँ भाई ये फ़लाँ शायर की ज़बान है। इस तरह के ख़यालात पर, इस तरह की ज़बान में इस तरह के ख़याल पेश करने का काम फ़लाँ शायर ने किया है। तो एक सबसे ज़रूरी बात इसके अलावा ये भी कहूँगा कि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग शायरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ़िक्शन पढ़ें, क्योंकि फ़िक्शन को पढ़ने से समाज को जितनी गहराई से, मोहम्मद हसन अस्करी उर्दू के एक नक्काद थे, उनका ये कहना था कि भाई आप किसी समाज को तारीख़ की मदद से नहीं समझ सकते। तारीख़ की मदद से आप समाज को ऊपर से देखते हैं, बहुत ऊपर से देखते हैं। जैसे वो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप किसी हवाई जहाज़ में बैठे हैं और नीचे से आप किसी समाज किसी मंज़र को देख रहे हैं। इस तरह से आप किसी समाज को देखेंगे तारीख़ की मदद से। लेकिन आप फ़िक्शन की मदद से उस समाज के अंदर, आप उसकी गलियों से गुज़रते हैं, घरों में जाते हैं, हालात देखते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत नए ख़यालात, और उससे आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि समाज को किस तरह से देखा जाना चाहिए। और आपकी ज़हनियत ख़ुद भी बहुत ज़्यादा उससे रोशन होगी। आपको ख़ुद भी समझ में आएगा कि भाई शायरी किस तरह से की जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बाद आप बहर में लिखें या बेबहर लिखें। एक अच्छी फ़िक्शन की किताब पढ़ने के बाद, एक अच्छा नावल पढ़ने के बाद आप अपने अंदर वो तक़वियत, वो ताकत महसूस करेंगे कि आप एक अच्छी नज़्म लिख सकें, उसके आप कहीं ना कहीं अहल हो सकेंगे, ये काबिलियत आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और नहीं भी अगर आप कोई नज़्म लिख सके, तब भी आप ये समझेंगे कि एक अच्छी किताब आपको बात करने के फ़न से भी आगाह करती है, बात करने के हुनर से भी आपको कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ये फ़न पैदा कर देती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही मौज़ूआत पे, ऐसे ही टॉपिक्स पर आगे भी ख़ुद भी वीडियोस बनाते रहेंगे, और भी बहुत सारे दोस्तों के से बात भी करते रहेंगे, और बहुत सारे अदीबों के इंटरव्यूज़ भी करेंगे। तो अदबी दुनिया पर इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को देखिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और इन पर गुफ्तगू कीजिए, और अपने सवाल भी हम तक पहुंचाइए, ताकि हम अगले वीडियोस में आपके सवालों का जवाब भी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अदबी दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, और वो किसी भी ऐसे, अगर आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, अदब में दिलचस्पी रखते हैं, और इस तरह के ज़बान को, उर्दू ज़बान को, या आलमी अदब को, या दूसरी चीज़ों को जानने का, अदब से मुतालिक चीज़ों को जानने का शौक़ रखते हैं, तो इस पे जो वीडियोस हम बनाएंगे वो आगे आप तक पहुंच सकें, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और हमारी वीडियोस को देखिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हमने एक नया चैनल तर्जुमा के नाम से बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आपको, अभी तो हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि रशियन जो
कहानियाँ हैं, क्लासिकल रशियन लिटरेचर जो है उसको कहीं ना कहीं कहानियों को आप तक पहुँचाया जाए, तो उनके ट्रांसलेशंस हम आप तक पहुँचा रहे हैं उसके ज़रिए। और इस पे हम बहुत सारी चीज़ें और अपलोड करने वाले हैं, उस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारी डिबेट्स होने वाली हैं। तो आप सबसे ही हमारी दरख्वास्त है कि उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी अगर कोई नया चैनल आता है या नया वीडियो आता है, हम उसके बारे में आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।